अगर हम ये कहें कि अंग्रेज़ों के हिसाब से अगर उसे रॉयल सीक्रेट सर्विस RSS कहा जाए। सर आपने नया नाम दिया है रॉयल सीक्रेट सर्विस, मतलब क्योंकि वो एक्चुअली अंग्रेज़ों के लिए, ब्रिटिशर्स के लिए इनका अपना एक सीक्रेट एजेंडा था, जो बाद में आगे चल कर के RSS राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ बन गया का ये आज से 100 साल पहले ये जो दशहरा का दिन उन्होंने स्थापना के लिए चुना। तो एक्चुअली ये जो दशहरा है ये सही माने में अशोक धम्म विजय दशमी इसको बोलते हैं। और ये उस वक़्त 100 साल पहले और उससे पहले बहुत ज़्यादा मशहूर महापर्व था, जो आज भी दुनिया में धम्म विजय दशमी के नाम से मनाया जाता है, दुनिया के बौद्ध लोग। तो उन्होंने इस दिन को चुना। और दूसरा जो नागपुर है, जो नागपुर नाग राजाओं की उस वक़्त राजधानी हुआ करती थी मुग़लों के शासनकाल से पहले, तो उन्होंने नागपुर में इसकी स्थापना की। और जैसा आपने बताया कि 100 वर्ष पूरे होने पर जो देश की वर्तमान सरकार है, जिसके प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उन्होंने पता नहीं किस हैसियत से, प्रधानमंत्री की हैसियत से या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वर्कर की हैसियत से उसके लिए डाक टिकट जारी किया है। और जो करेंसी में 100 रुपये का जो सिक्का है, मेरे ख्याल से अभी तक नहीं था कोई 100 रुपये का सिक्का, तो वो जारी किया है। तो ये काम जो है अगर किसी NGO को या किसी संस्था को अगर कोई सरकार करती है तो संविधान के अनुरूप ये नहीं कहा जा सकता। सर जैसे आप कह रहे हैं कि RSS के स्थापना दिवस के हिसाब से ये 100 रुपये का सिक्का जारी किया गया है। आने वाले समय में और भी संगठनों की किसी की सरकार आ सकती है, वो भी किसी संगठन के नाम से ऐसे सिक्का जारी कर सकते हैं। फिर नहीं, ये संवैधानिक है या असंवैधानिक है? ऐसा है कि दूसरी सरकार आएगी, सरकारें तो बदलती रहती हैं लोकतंत्र में, तो अगर वो भी ऐसा काम करेगी तो वो भी असंवैधानिक कहलाएगी। ये भी जो उन्होंने किया है तो ये संवैधानिक दायरे में नहीं आता है कि कोई NGO के लिए या किसी पंजीकृत NGO या नॉन पंजीकृत अपंजीकृत कैसा भी संगठन हो, हालांकि RSS पंजीकृत नहीं है आज भी, और लेकिन आज की तारीख में वो सबसे बड़ा NGO है, सबसे ज़्यादा पैसे वाला NGO। सर RSS जो है पंजीकृत नहीं है, ठीक है। अब पंजीकृत नहीं है तो जिसके लिए जो है खाते वगैरह कैसे खुलते हैं बैंकों में, लेन देन कैसे होता है, अगर इसके पास इतना फंड है तो वो कैसे आ रहा है और कैसे इसे रखा जा रहा है? वो इसलिए अभी क्योंकि सरकार का काम है कि वो इन चीज़ों को चेक करे। और सरकार जब जो है RSS की है तो इसलिए उसको कोई इसमें आज की तारीख में तो मुझे नहीं लगता कोई कहीं समस्या है, लेकिन भविष्य में हो सकता है कल सरकार उनकी नहीं रही। लोकतंत्र में तो बदलती रहती है सर, ये तो जी लोकतंत्र में सरकार, इसीलिए लोकतंत्र है। हाँ, सरकारें लोकतंत्र में 5 साल बदल जाती हैं। इस बार भी जो है उनके 240 ही MP हैं, जबकि कम से कम 273 MP होने चाहिए थे। तो पूर्ण बहुमत की पार्टी नहीं है वो। और इस वक्त जो एक तरीके से लंगड़ी सरकार या दूसरों के सहारे से चलने वाली मजबूत सरकार है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि सरकार बदल नहीं सकती। सर एक बात और मैं पूछना चाहूँगा, ये लोग हमेशा आरोप लगाते हैं गांधी जी पर कि जब भगत सिंह को फांसी दी जा रही थी तो गांधी जी ने विरोध नहीं किया, लेकिन ये RSS के लोग कहाँ गए? वो विरोध नहीं कर सकते थे क्या? देखिए, या फिर जो गांधी जी ने विरोध भगत सिंह का नहीं, लेकिन सरकार का तो गांधी जी का ही विरोध है। जो ब्रिटिश हुकूमत थी उसका पूरा विरोध गांधी जी के नेतृत्व में और जो संगठन उस वक्त काम कर रहे थे सब लोग कर रहे थे। नहीं सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे फांसी लगी तो ये जो है RSS का ये कहना है, इस समय पर भी ये लोग ये कहते हैं कि जब भगत सिंह को फांसी दी जा रही थी, अगर गांधी जी चाहते तो भगत सिंह को फांसी नहीं लगती। तो चलो गांधी जी ने विरोध नहीं किया तो उनको फांसी लग गई। RSS तो पुराना संगठन है,
तो उसने विरोध क्यों नहीं किया, उसने क्यों नहीं बचाया भगत सिंह को? ऐसा है कि आरएसएस के लोग तो पूरी तरीके से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अंग्रेज़ों के ही साथ थे, और इसीलिए उनका कोई भी आदमी न फांसी पर तख्ते पर गया, न कोई जेल गया, न किसी को कोई और यातना मिली। शुरू में डॉक्टर हेगड़ेवार को जब मिली थी तो उन्होंने सरेंडर कर दिया था, जिसके बदले में उन्हें 60 रुपये प्रतिमाह पेंशन दिए जाते थे, और उसके लिए उन्होंने कई बार बताते हैं लिख कर के उनसे अपना माफ़ीनामा भी मांगा है जो उसके लिए। और जहाँ तक शहीद भगत सिंह की फांसी की बात है तो इसमें मैं यही कह सकता हूँ कि सरकारी जो मुकदमा था सरकार के विद्रोह का, तो उसका केस चला होगा तो उसमें जो वहाँ के न्यायालय ने जो जजमेंट दिया होगा उसके बाद उनको फांसी मिली होगी। लेकिन बताया ये जाता है कि उस वक़्त अंग्रेज़ों की तरफ से जो सरकारी वकील था वो एक ब्राह्मण था। सरकारी वकील अंग्रेज़ों की तरफ से जो मतलब इनके खिलाफ मुकदमा लड़ रहा था, शहीद भगत सिंह को फांसी दिलाने का मुकदमा लड़ रहा था, तो वो एक ब्राह्मण था और बहुत संभावना है कि वो महाराष्ट्र का ब्राह्मण आरएसएस से भी कनेक्ट हो। तो मैं तो ये नहीं कह सकता कि गांधी जी की वजह से फांसी हुई, लेकिन गांधी जी फांसी जो है अगर उसको मिली तो उसकी फांसी की पैरोकारी करने वाले जो लोग थे वो इंडिया। वर्तमान स्थिति में बताइए सर क्या चल रहा है? वर्तमान स्थिति में तो ये है कि जैसे आज की जो सरकार है तो सरकार तो आपको मालूम है कि वोटों से बनती है, और वोट जो है हमारे देश की जनता अभी इतनी भोली भाली या इतनी सीधी और शरीफ है। कभी आपने देखा जब कोरोना का टाइम आया था तो हमारे देश के शासकों ने, जिसमें खास करके जो प्रधान सेवक हैं, उन्होंने कहा कि भाई आप थाली बजाओ, आप जो है इसके कोरोना का जो ख़तरा है वो ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही लोगों को उस वक़्त 2014 में कहा गया कि भाई आपके खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, आपको जो है डीजल पेट्रोल 30-35 रुपये के रेट पे मिलने लगेगा, और बहुत सारी बातें हुई। तो इसलिए जनता भोली है, सीधी है, गरीब है, निर्धन है, लाचार है, बेबस है। और आप ये भी जानते हो कि भाई सरकार को मैं कह सकता हूँ कि जैसे सरकार वही रोल करती है जब चुनाव आता है जैसे कोई जादूगर जादू दिखाने का काम करता है। तो सर आपको क्या लग रहा है 2024 में इनको वोट मिला है? नहीं, जैसा राहुल गांधी ने खुलासा किया, अब तो बात काफ़ी ओपन हो गई है कि भाई ये जो चुनाव था तो ईवीएम की वजह से काफ़ी इसमें माल प्रैक्टिस हुई है, और बाकी अभी 2-3 और प्रदेशों के जो चुनाव हुए तो कहीं वोट घटाए गए तो कहीं वोट बढ़ा दिए गए, और काउंटिंग ये जो पोलिंग के बाद जो आंकड़े जारी होते हैं 2-2, 3-3 दिन तक विलम्ब किए गए। तो ये सब बड़ी हेरा फेरी का। सर राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोट चोरी वाला मुद्दा खोला कि इन्होंने वोट चोरी की है, क्या लग रहा है आपको, वोट चोरी हुई है? देखिए, राहुल गांधी जिस पार्टी के नेता हैं, मैं हालांकि न उस पार्टी का समर्थक हूँ न किसी और पार्टी का समर्थक हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि उन्होंने जो बात रखी है तो बहुत ही डाटाज के साथ रखी है, आंकड़ों के साथ रखी है, बहुत ही उसे पीपीटी के थ्रू रखी है। तो लोग अगर इसको गलत मानते हैं तो उनको चाहिए कि भाई इलेक्शन कमीशन इस पर आकर के जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी और बात को जनता को समझाने में वो कामयाब भी हुए हैं। लेकिन दुख की बात है कि चुनाव आयोग जो किसी पार्टी की संस्था नहीं है, किसी भी पार्टी की संस्था नहीं है, बल्कि वो जैसे और हमारे यहाँ गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसी तरह से इम्पार्शियल और इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। अगर वही भी नहीं के उस दायरे में आ जाएगा तो फिर देश का लोकतंत्र और देश का आगे का भविष्य भी बहुत खतरे में पड़ सकता है। तो मैं कह सकता हूं कि राहुल गांधी ने जो बात कही है तो इलेक्शन, दुख की बात है कि इलेक्शन कमीशन ने अभी तक उसके बारे में डिजिटल डाटा देने को तैयार नहीं है। सर कोई भी उन्होंने स्पष्टीकरण ऐसा नहीं दिया है जिससे जनता कह सके कि नहीं राहुल गांधी गलत है। तो सर आपको क्या लग रहा है, महिलाओं की प्राइवेसी खत्म हो जाएगी अगर डिजिटल डाटा दे देता है
इलेक्शन कमीशन? अगर महिलाओं की प्राइवेसी की बात थी तो फिर जो है वहाँ वीडियोग्राफी और सीसीटीवी कैमरा लगाने की ज़रूरत क्या? हाँ भाई वो क्या फिर मतलब अगर उसे इलेक्शन कमीशन या चुनाव आयोग खुद अगर चाहे तो उनकी सीक्रेसी महिलाओं की वो तो उसका एंजॉय कर सकता है। सर एक और चीज़ मैं देख रहा हूँ, जब उपराष्ट्रपति का अभी चुनाव हुआ तो वहाँ पर तो जो चुने हुए प्रतिनिधि वोट डालते हैं, उनका जो डाटा जारी किया गया, वहाँ पर महिलाओं ने जो वोट डाला उनका डाटा जारी किया गया, तो पब्लिक का डाटा क्यों नहीं दिया जा सकता? नहीं, बात तो ठीक है, वो मतलब उसमें डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन जो जब मतलब उनकी वीडियोग्राफी होती है तो वीडियोग्राफी इसलिए नहीं होती कि वो किसी को दिखाई नहीं जाएगी। वीडियोग्राफी इसीलिए होती है कि वक्त पर ज़रूरत पर वो देखी जाए, सबूत देखे जा सके, कहीं घोटाला तो नहीं हुआ है।